Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our first chapter from our snapshot, the supplementary reader. First lesson is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Savoy. The Summer of the Beautiful White Horse means समर के मौसम में मीन्स ग्रीष्म ऋतु का एक सुंदर सफेद घोड़ा. Now this is the story is about two poor American boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. कि ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है जो उस कबीले से हैं जिनकी विशेषता सच्चाई और ईमानदारी है. Now students, here I give you the Hindi explanation of that lesson. वो बहुत अच्छे पुराने दिनों में से एक दिन था जब मैं 9 वर्ष का था और ये दुनिया हर प्रकार की काल्पनिक और रहस्य से भरपूर लगती थी और जीवन अब भी एक अच्छा और रहस्यपूर्ण सपना था. मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी लोग मेरे अलावा उसे पागल समझते थे, सुबह 4 बजे मेरे घर आया और मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाते हुए मुझे जगाया और मैं बिस्तर से कूदकर बाहर निकला और खिड़की के बाहर देखा. जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया. अभी पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई थी क्योंकि अभी गर्मी का मौसम था और सुबह की रोशनी होने में ज्यादा मिनट नहीं बचा था. इतनी रोशनी तो थी कि मैं समझ पाऊं कि मैं सपने में नहीं था. मेरा चचेरा भाई मुराद एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार था. मैं खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी आंखों को मला. मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद जो है वो जीवंत होने से कहीं ज्यादा आनंद उठाता था. उसके मुकाबले जो इस दुनिया में गलती से आ गए थे, लेकिन यह एक ऐसी बात थी जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था. सबसे पहली तो ये थी कि मेरी पहले की यादें घोड़ों की यादें ही थी और मेरी सबसे पहली चाहत भी घुड़सवारी करने की थी. ये एक आश्चर्य वाली बात थी. और दूसरी ये कि हम लोग बहुत गरीब थे. यदि वह भी बात थी जो मुझे विश्वास नहीं करने दे रही थी, जो मैं भी देख रहा था कि हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा पूरा कबीला जो था वो गरीबी का मारा हुआ था. गैरोगेलेनियन परिवार का एक सदस्य दुनिया का सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक और हास्यप्रद गरीबी की दशा में जी रहा था. ये कोई भी समझ नहीं पाया कि हम लोग इतना पैसा कहाँ से पा लेते थे कि पेट में रोटी आ सके. यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे. सबसे आवश्यक बात तो ये थी कि हम सभी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे. हम करीब 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, जबकि हम ये सोचते थे कि शायद हमारा परिवार दुनिया में सबसे संपन्न परिवार है. हम पहले गौरवशाली थे और बाद में ईमानदार, और उसके बाद हमारा विश्वास सही और गलत में था. हम लोगों में से कोई भी दुनिया में किसी अनुचित लाभ नहीं उठाता था. चोरी करने की तो बात दूर की थी. इसके परिणाम स्वरूप भले ही मैं घोड़े को देख रहा था, इतना शानदार, यहाँ तक कि मैं उसको सूंघ सकता था, ये इतना रोमांचकारी था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे चचेरे भाई मुराद या मुझसे या परिवार के किसी अन्य सदस्य जो जाग रहे हों या सो रहे हों कि इसका कोई संबंध हो सकता है. क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को खरीद तो नहीं सकता था, और यदि उसने खरीदा नहीं था तो जरूर चुराया होगा. और ये मानने से मैंने मना कर दिया कि ये उसने घोड़ा चुराया. क्योंकि गैरोगेलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता. मैं अपने चचेरे भाई को पहले से देखा और उसके घोड़े को भी. उसमें एक अजीब सी पवित्र की शांति और का हास्य का आनंद था, जो एक तरफ तो मुझे खुशी दे रहा था और दूसरी तरफ मुझे डरा भी रहा था. ये बात सच निकली कि घोड़ा चुराया हुआ था. उसने मुझे घुड़सवारी करने के लिए निमंत्रण दिया. मेरी मर्जी है कि अब मैं घुड़सवारी करूं या नहीं करूं. तो मुझे घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसी बात नहीं है जिस तरह कोई और चीज चुराते हैं, जैसे पैसे की चोरी, धन की चोरी. और मैं जानता था कि शायद यह था कि चोरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि घोड़ों के पीछे जो था मैं पागल था. तो मैंने कहा मुझे कपड़े पहनने दो, और मैं जल्दी करके अपने खिड़की से आंगन में कूदा और उछलकर मुराद के पीछे बैठ गया.
उस वर्ष हम वॉल्टन एवेन्यू शहर की बाहरी सीमा पर रहते थे। हमारे घर के पीछे गांव था, अंगूर की बेलों की खेती, बगीचे, सिंचाई करने की नालियां और गांव की सड़कें थी। 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और वहां घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। हवा भी कुछ ताज़ी और सांस लेने में अच्छी लग रही थी। घोड़े की तेज रफ्तार बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जो परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में गिना जाता था, गाना गाने लगा, मीन्स जोर जोर से दहाड़ कर। हम परिवार में कहीं ना कहीं किसी चीज की सनक होती थी और मेरा चचेरा भाई मुराद हमारे कबीले में एक सनकी प्रवृत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। जो एक लंबा चौड़ा, जो हमारा चाचा था खोसरो, वो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था जिसका बड़ा सा सिर था और काले बाल थे। पूरी सन जोक्विन घाटी में उनकी सबसे बड़ी मूछें थी और मिजाज में वो इतने क्रोधी थे, इतना चिढ़ने वाले थे कि किसी को भी अपनी दहाड़ से बात करते करते रोक सकते थे। फिर घोड़े से मैं नीचे उतरा और मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को दौड़ाया। ऐसी शानदार चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और मेरा भाई घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ सूखी घास के खेत पर एक सिंचाई करने वाली खाई पर ले गया। घोड़े पर सवार होकर उसने वह खाई पार की और 5 मिनट बाद लौटा तो वह भीग गया था। पानी टपक रहा था, सूरज उग आया था। मैंने कहा, अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। मेरा भाई उतर गया घोड़े से और मैं कूदकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और कुछ ही क्षण में कल्पना किए जा सकने योग्य भयानक भय मैंने उसे महसूस किया और मैं घोड़े को हिला भी नहीं सका। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि इसकी मांसपेशियों पर किक करने से ही वो भागेगा आगे। मैंने जैसे ही घोड़े पर अपनी किक मारी, वो एक टांग पर खड़ा हो गया और हिनहिनाकर दौड़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो खेत में से होकर सिंचाई करने वाली खाई की तरफ जाने की बजाय वो घोड़ा सड़क से होकर दौड़ता हुआ डिक्रन हॉलबियन की अंगूरों की बेलों की तरफ से हो लिया, जहां अंगूरों की बेलों के ऊपर से कूद कूद कर निकलने लगा और घोड़ा मेरे गिरने से पहले 7 बेलों के ऊपर से कूद गया। फिर भी वह भागना जारी रखा। मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़कर आया और बोला, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, घोड़े को पकड़ना है तो तुम एक साइड जाओ, मैं दूसरे साइड जाता हूँ और घोड़े को पकड़ते हैं। फिर 1 घंटे तक वो लोग घोड़े को ढूंढते रहे। उसके बाद जब घोड़ा मिल गया तो दोनों उसमें कूद कर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब सुबह होने वाली, कहीं कोई इसे देख न ले, तो हमें घोड़े को कहीं सही सेफ जगह पर छुपाना होगा। तब मैंने उससे कहा कि मैंने तो आज घुड़सवारी की ही नहीं। तो मेरे भाई ने कहा कि कल तुम्हें करवाते हैं। तो इस तरह से हमने उस घोड़े को छुपाया और हम वहां से वापस आ गए। घर आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आराम कर ही रहा था कि उसी समय मेरे घर पर मेरे चाचा आए और वो आए हुए थे, वो कॉफी की चुस्कियां ही ले रहे थे। उसी समय एक किसान मेरे घर आया जिसका नाम जॉन बायरो था। जॉन बायरो ने घर पे आकर बताया कि वो 10 मील चलकर आए हैं क्योंकि उनका घोड़ा चोरी हो गया है 1 महीने पहले। तो जैसे उन्होंने ये कहा तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये वही घोड़ा है जो मुराद ने चुराया था। तो उनके चाचा ने नाराज होकर उन्हें भगा दिया कि तुम अपने ये घोड़े की बात यहाँ नहीं बताओ, जाओ यहाँ से। तो वो चले गए वहां से। फिर दूसरे दिन सुबह जब हम घुड़सवारी करने निकले, तब उस समय पर किसान जॉन बायरो हमें सड़क पर मिला। उन्होंने दोनों को ग्रीट किया और कहा कि तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है? तब मुराद ने आर्मेनियम में कहा कि मेरा हृदय। बोले, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वही घोड़ा है जो मुझसे कई हफ्तों पहले चोरी हो गया था। क्या मैं इसका मुंह खुलवा कर देख सकता हूँ? तो उसने कहा कि निश्चित है कि आप देख लीजिए। उन्होंने उसका मुंह खुलवा के अंदर देखा किसान ने। तो वैसे बोले कि ये तो हूबहू वैसे ही है जैसा मेरा घोड़ा था। तो बोले कि यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है,
लेकिन तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की जो ख्याति है वो मुझे मालूम है। फिर यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। तो एक शंकाग्रस्त व्यक्ति अपने हृदय की अपेक्षा अपनी आंखों पर विश्वास करेगा। तो बोला मेरे नौजवान दोस्तों, और वो उन्हें बाय करके चले जाता है। मुराद ने भी उन्हें गुड बाय कहा। इसके बाद दूसरे दिन सुबह ये दोनों जल्दी उठे, मतलब मुराद एंड आलम। तो घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों की बेल वाले बगीचे में ले जाकर उन्हें छोड़ आए। बिना वहां पर उनके जो कुत्ते थे बिना आवाज किए उनका पीछा कर रहे थे। तो मुराद ने फुसफुसाकर कहा कि कुत्ते अब भौंकने लगेंगे तो वे किसी और पर भौंकेंगे, तो मुझे कुत्तों से निपटना आता है। मुराद ने घोड़ों के इर्द गिर्द अपने बाजू डाल दी और अपनी नाक को घोड़े के नाक से दबाया, उसे सहलाया और फिर हम वहां से चले आए। उस दोपहर जॉन बायरो अपनी गाड़ी में बैठकर हमारे घर आए और मेरी माँ को वह घोड़ा दिखाया जो चोरी किया गया था और लौटा दिया गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या सोचूं। उससे कहा, घोड़ा पहले से कहीं अधिक तगड़ा है, अच्छे स्वभाव का भी हो गया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे चाचा खोसरो जो बैठक में बैठे हुए थे वो इस बात से और नाराज होने लगे और चिल्लाकर बोले कि चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है, अब इस पर ध्यान मत दो। स्टूडेंट्स, इस कहानी में जो दो पार्ट्स हैं, मुराद और आनम, तो आरम ने अपनी जो एक समर की जो ब्यूटीफुल हॉर्स की समर की एक इंसिडेंट था उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उसका जो चचेरा भाई था, कजन ब्रदर था, उसने एक घोड़ा अरेंज किया और वो हॉर्स राइडिंग सीख रहा था और आरम जो था उसको भी हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी। तो किस तरह से उन दोनों ने हॉर्स राइडिंग के लिए जिस व्यक्ति का हॉर्स चुराया था, तो उस व्यक्ति को मालूम होने के बाद भी उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो घोड़ा उनका उन दोनों बच्चों के द्वारा चुराया गया है, क्योंकि जो उनकी फैमिली थी वो फेमस थी, उनका हॉलमार्क था कि ट्रस्ट और ऑनेस्टी। तो दूसरे उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। तो जब उन्हें ये बात रियलाइज हुई मुराद और आरम को कि इससे जो उनका फैमिली का जो रेपुटेशन है, जो उनका हॉलमार्क चलता है कि वो कभी चोरी नहीं कर सकते, कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उन्होंने जॉन बायरो का जो घोड़ा था वो वापस कर दिया बिना किसी को पता चले। और ये इंसिडेंट इस तरह का था कि उन्होंने अपने जो घर फैमिली की डिग्निटी थी उसको बना के रखा। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस स्टोरी एंड एंजॉय द humorous effect of that chapter which comes by Aram and Murad.